Hello friends, this is SP Singh and welcome to Smarter Everyday. Dear friends, यूपी टेट और सी टेट एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है और अब उसकी प्रिपरेशन हमको बहुत गजब तरीके से करनी है। हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अगर आप मैं बता दूं, आपको एक बार दिखा दूं, यूपी टेट सी टेट का ऑफिशियल वेबसाइट का जो सिलेबस है वो यहाँ पे सामने है हमारे पास। हमने भाषा और चिंतन पढ़ लिया था, हमने बालकों के विकास के सिद्धांत पढ़ लिए हैं। आज हम आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, इस चैप्टर को आज हम खत्म करेंगे। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसके माध्यम से आपको पूरी तरीके से एक एक पॉइंट आनुवंशिकता और पर्यावरण का बालक के विकास पर कैसे प्रभाव पड़ता है मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। उससे पहले थोड़ी सी कुछ कंटेंट हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से हमको समझ आए। देखिए, बालकों के विकास पर आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। बालक जब डेवलपमेंट करता है, जब डेवलप करता है तो उस पर हेरिडिटी, आनुवंशिकता को अंग्रेजी में हेरिडिटी और पर्यावरण को एनवायरनमेंट कहते हैं, इसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। प्राणी शास्त्रीय नियमों के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को कुछ गुण हस्तांतरित किए जाते हैं। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण, जो क्वालिटीज ट्रांसफर होती हैं, इस हस्तांतरण की प्रक्रिया को, ठीक है, ये जो क्वालिटीज ट्रांसफर होती हैं इनको इस प्रक्रिया को प्राणीशास्त्रीय विरासत कहते हैं। आप लोग जानते हैं विरासत में हमें पूर्वजों से क्या मिलता है भाई? जो प्रत्यक्ष रूप में है हमारे सामने जो है, हमें धन दौलत जमीन जायदाद ये सब विरासत में मिलता है। लेकिन एक अप्रत्यक्ष रूप से जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो जानते हैं क्या मिला है? वो हमें उनके गुण मिले हैं, उनकी क्वालिटीज़ मिली हैं। जैसे मान लिया हमारे पिताजी या हमारे दादाजी, मान लिया खूब लंबे, मान लिया अगर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ शारीरिक, चलो इसको पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं। पूर्वजों के इन शारीरिक एवं मानसिक, मान लिया हमारे दादाजी खूब लंबे चौड़े हष्ट पुष्ट थे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनकी क्वालिटी हमारे पिताजी में रही होगी, वह शारीरिक गुण पिताजी में आया होगा और उसके बाद हम में भी आया होगा। मानसिक, मान लीजिए कि हमारे पिताजी मानसिक रूप से बहुत सरल सहज स्वभाव के हैं, सकारात्मक विचार वाले हैं, तो कहीं ना कहीं वो गुण भी हमारे अंदर आया होगा। तो जो हमारे पूर्वज होते हैं उनसे हमें शारीरिक मानसिक लक्षण जो होते हैं उनके, वो हमें प्राप्त होते हैं। इनके मिश्रित रूप को ही हम वंशानुक्रम या आनुवंशिकता का नाम देते हैं। ठीक है, समझ आई बात? जो क्वालिटीज हमें अपने पूर्वजों से, चाहे वो शारीरिक रूप में हो या मानसिक रूप में हो, अभी थोड़ा पढ़ लीजिए, अभी इसके माध्यम से पूरा डिटेल जानेंगे हम। ठीक है, शारीरिक हो या मानसिक हो, ऐसे लक्षण, इनका जो मिक्सचर होता है, इनका जो मिश्रित रूप है, वही हमारा आनुवंशिकता कहलाता है। और देखिए, इसी के कारण, आनुवंशिकता के कारण ही समान से समान जीव, यानी कि समान जीव से समान जीव ही उत्पन्न होता है। जैसे गाय से गाय ही उत्पन्न होती है और घोड़े से घोड़ा ही पैदा होता है। क्यों? जीन्स के कारण, आनुवंशिकता के कारण, वंशानुक्रम के कारण, और मानव से मानव ही जन्म लेता है। क्यों? आनुवंशिकता के कारण, हेरिडिटी के कारण, वंशानुक्रम के कारण। आगे बढ़ेंगे। जैसे आपको पता है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। अक्सर यह देखने को मिलता है कि विद्वान माता पिता का बालक भी विद्वान होता है। मान लिया जो माता पिता हैं हमारे, अगर वो विद्वान हैं तो उनका बालक भी विद्वान होता है। ऐसा हेरिडिटी, आनुवंशिकता, वंशानुक्रम के कारण होता है। कभी कभी यह भी देखने को मिलता है कि विद्वान माता पिता के बालक मूर्ख और मूर्ख माता पिता के बालक विद्वान होते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा कैसे हो जाता है कि कुछ विद्वान माता पिता होते हैं लेकिन बालक मूर्ख हो जाते हैं, बेवकूफ़ हो जाते हैं, और मूर्ख माता पिता के बालक बहुत होशियार हो जाते हैं, विद्वान हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों में वो गुण रहा होगा। कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई पूर्वज बेवकूफ़ रहा होगा, तभी आज संतान बेवकूफ़ है।
कहीं ना कहीं पूर्वज विद्वान रहा होगा, इसीलिए आज संतान विद्वान है, लेकिन संतान के माता पिता बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं। और डिटेल में इसके माध्यम से पूरी तरीके से जानेंगे, अभी थोड़ा और पढ़ लीजिए फिर चलते हैं। इसका कारण यह है कि बालक को न केवल अपने माता पिता वरन उनमें विद्यमान उनके पूर्वजों के गुण भी प्राप्त हो सकते हैं। जो बालक आज है, मान लिया हम हैं, तो हमें जो भी क्वालिटीज मिली हैं वो केवल हमें माता पिता से नहीं मिली हैं, उनमें हमें जो क्वालिटीज मिली हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों में रही होंगी, उनसे मिली हैं। बहुत बेस्ट तरीके से आपको समझ आएगा। अभी तो ये हेरिडिटी की बात चल रही है, अभी इन्वायरमेंट आया नहीं है। बालक को वंशानुक्रम की विरासत से मिलने वाले गुण केवल माता पिता से ही नहीं प्राप्त होते, अपितु वह अपने ये गुण दादा दादी, परदादा परदादी या अन्य पूर्वजों से भी प्राप्त करता है। जो भी वंशानुक्रम के द्वारा जो भी गुण हमको मिलते हैं विरासत में, वो कहीं ना कहीं हमारे दादा दादी, परदादा परदादी, या अगर जैसे नाना नानी के भी हो सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। बालक में संक्रमण होने वाले गुणों की मात्रा पीढ़ी दर पीढ़ी एक निश्चित अनुपात में हस्तांतरित होती रहती है, यानी कि ट्रांसफर होती रहती है, एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। जो गुण पिताजी में थे वो आज हम में हैं, हम में से आगे वाली पीढ़ी में जाएंगे, हमारे बच्चों में जाएंगे, फिर उनके बच्चों में जाएंगे, तो वो क्वालिटीज कहीं ना कहीं ट्रांसफर होती रहती हैं। अब बात आती है हमारे इस स्ट्रक्चर पर, बात यहां से शुरू करते हैं। आपने थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लिया कि किस प्रकार से हमारे पूर्वजों के गुण हमारे अंदर आते हैं। चलिए, आपके सामने क्लियर दिख रहा है, कुछ कट रहा है शायद, एक सेकेंड, चलिए कोई नहीं, समझ आएगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पिताजी की। किसकी बात कर लेते हैं? पिताजी की। यहाँ पे ये हमारे परदादा हैं, ये परदादी हैं, ठीक है। ये कौन है? ये दादाजी हैं, यहाँ पे दादी जी हैं। तो यहाँ पे दादाजी और दादी जी के संयोग से, परदादा और परदादी के संयोग से दादाजी का जन्म होता है, ठीक है। किसका? यहाँ पे परदादा और परदादी के संयोग से दादाजी का जन्म होता है। और कहीं ना कहीं हमारी परदादा और परदादी जो रहे होंगे, उनसे हमारी एक दादी जी का जन्म होता है, ठीक है। ओके, बात आई समझ? इन दोनों के संयोग से एक हमारे दादाजी निकल करके आते हैं, इन दोनों के संयोग से दादी जी निकल करके आती हैं। अब क्या है, फिर क्या होता है कि जब ये दादाजी और ये दादी जी का संयोग होता है, इनका संयोग होता है, तो हमारे पिताजी का निर्माण होता है। यहाँ पे पिताजी, ठीक है, का जो है जन्म होता है। तो अब यहाँ से क्वालिटी चली, कैसे उसमें ट्रांसफर होता है। चलिए पहले इधर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो हम अब हमारी जो माता जी हैं, माता जी के जो माता पिता नाना नानी हुए, नाना नानी के माता पिता परनाना और परनानी हो गए। यहाँ पे भी सेम कंडीशन, सेम प्रोसेस। परनाना और परनानी, जब इन दोनों का संयोग हुआ तो हमारे नाना जी का जन्म हुआ, और फिर यहाँ पे जो परनाना और परनानी है, इनका संयोग हुआ तो नानी जी का जन्म हुआ, ठीक है। ये हमारे नाना जी और नानी जी आ गए। अब जब इन दोनों का मेल हुआ तो हमारी माता जी का जन्म हुआ, है ना। तो अब यहाँ पे अब जब पिताजी और माता जी मिले तो यहाँ पे हमारा जन्म हुआ, है ना। जब यहाँ पे पिताजी और माता जी मिलते हैं तब यहाँ पे हमारा जन्म होता है। अब यहाँ पे अब देखिए, ये जो हमारे यहाँ पे अगर हम जो है बुद्धिमान हैं या हम मूर्ख हैं, तो ये जो क्वालिटीज आई हमारी, ये यहीं से शुरू हो जाती हैं। लेकिन कैसे, प्लीज दिमाग लगाइए। देखिए, अगर कोई गुण, अगर मान लिया यहाँ पे दादाजी के पास कोई गुण 1/8 है, यहाँ पे 1/8 है, यहाँ पे 1/8 है, यहाँ भी 1/8 है, यहाँ भी 1/8 1/8 1/8 1/8। तो अब देखिए, अंश कम भी तो होता जाता है। ऐसा नहीं है कि जितनी क्वालिटी जिनके पास थी वो पूरी की पूरी आ जाएगी, नहीं, वो कम हो जाएगी। जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ती जाएगी, क्वालिटीज कम होती चली जाएंगी, उनका अंश कम होता चला जाएगा। कैसे? जो भी गुण इनके पास 1/8 है, वो यहाँ पे आके 1/2 रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आके 1/4 रह जाएगा।
फिर जब यही गुण हमारे पिताजी में आएंगे, दादाजी और दादी जी के जब गुण पिताजी में आएंगे तो ये 1/2 रह जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहां तक ये 1/2 रह गए। अब इधर की बात करें, सेम प्रोसेस, यहां पे जो गुण 1/8 है, 1/8 है तो यहां पे आके वो 1/4 हो जाते हैं, यहां पे 1/4 हो जाते हैं। और फिर इनसे और इनके जो गुण मिलते हैं वो यहां पे आकर के 1/2 हो जाते हैं, ठीक। यानी कि यहां पे कितना था, देखो 8 था, यहां पे आके 4 हो गया, यहां पे आके 2 हो गया। तो जो जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ती जाएगी गुण कम होते चले जाएंगे, ओके। और इन दोनों के संयोग से गुण मिलकर के यहां पे आते हैं। अब जैसे अगर बच्चा बुद्धिमान, मान लिया जैसे पिताजी हैं, पिताजी और माताजी, मान लिया पिताजी और माताजी बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है, और यहां पे जो बच्चा है वो मूर्ख है। ये कैसे हो गया? लोग कहते हैं कि जैसे माता पिता होंगे वैसा ही बच्चा होगा, लेकिन कई विद्वान कहते हैं कि कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि पिताजी और माताजी तो बुद्धिमान है लेकिन बालक मूर्ख हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब पिछला प्रोसेस देखिए, कहीं ना कहीं इस बालक में ये जो मूर्ख हुआ, यहाँ पे पिताजी तो बुद्धिमान थे लेकिन बालक मूर्ख होने का कारण है शायद कहीं ना कहीं दादाजी हमारे जो है मूर्ख रहे हों, हो सकता है हमारे परदादा मूर्ख रहे हों, तभी वो अंश यहां से चला गया, जो अंश यहां का था वही वहां चला गया। हो सकता है कहीं ना कहीं हमारी परदादी जो है मूर्ख टाइप की रही हो, इसलिए वो गुण यहां पे चला गया, ठीक है, इसलिए बच्चा मूर्ख हो गया। या हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे जो परनाना थे वो मूर्ख रहे हो, वही क्वालिटी हमारी यहां चली गई और बच्चा बेवकूफ हो गया। अगर पिताजी और माताजी ये मूर्ख होते हैं और बालक बहुत बुद्धिमान हो जाता है, बालक बुद्धिमान हो जाता है। अब पिताजी माताजी तो बालक के मूर्ख हैं लेकिन बालक बहुत बुद्धिमान हो गया, वो कैसे हो गया? हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे परनाना विद्वान रहे हों, है ना, और वही क्वालिटी यहीं से चलती रही और वो इस बच्चे में आकर के दिख गई, ठीक है। या हो सकता है कहीं ना कहीं परदादी हमारी बहुत विद्वान रही हो, वही क्वालिटी यहां से चली और आज बालक में दिख गई। इस प्रकार से हेरिडिटी जो होती है, जो आनुवंशिकता होती है, उसके गुण ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। ये चित्र के माध्यम से मैंने आपको बताया। 2 मिनट का और प्लीज स्टे। अब देखिए मैं बात आगे और करता हूं। देखिए, तो इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यक्ति की समस्त विशेषताएं उसे अपने माता पिता से ही प्राप्त नहीं होती बल्कि अपने पूर्वजों से भी प्राप्त होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी पीछे, हो सकता है कहीं ना कहीं दादाजी जो है डॉक्टर रहे हों, तो इसलिए बच्चे में, इसलिए क्या हुआ, दादाजी डॉक्टर थे तो हमारे पिताजी डॉक्टर हो गए, है ना। या दादाजी डॉक्टर थे, पिताजी मान लिया यहाँ पे बेवकूफ हो गए और फिर ये जो बालक पैदा हुआ ये भी, इसमें भी डॉक्टर के गुण आ गए। ऐसा हो सकता है ना। तो इस प्रकार से माता पिता से ही प्राप्त नहीं होती बल्कि अपने पूर्वजों से भी प्राप्त होती है। जैसे जैसे पुरानी होती जाती है उसका अंशदान कम होता जाता है। जैसे जैसे पुरानी क्या, जैसे जैसे पीढ़ी पुरानी होती जाती है, जैसे जैसे पीढ़ी पुरानी होती जाती है उसका अंशदान कम होता जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पहले 1/8, फिर 1/4, फिर 1/2, ऐसे, है ना। यही कारण है कि माता पिता के बुद्धिमान होते हुए भी उनकी संतानें मंदबुद्धि हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं दादाजी परदादाजी मंदबुद्धि रहे हों, इसलिए आज जो संतान है वो भी मंदबुद्धि रह गई। यदि उन दोनों के पूर्वजों में कोई मंदबुद्धि रहा हो, अगर कोई पूर्वज मंदबुद्धि रहा है तो वो संतान मंदबुद्धि हो सकती है माता पिता के बुद्धिमान होते हुए भी, ठीक है। इसी प्रकार माता पिता के गोरे होने पर भी संतान काली हो सकती है। हो सकता है दादाजी काले रहे हों, हो सकता है हमारे परदादा जो है काले रहे हों, या हमारी परनानी जो है वो काली रही हो, इसलिए आज हमारी संतान काली हो गई, है ना। बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसी प्रकार माता पिता के गोरे होने पर संतान काली हो जाती है।
अब वातावरण का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है बालक पर। हमने ये तो हेरिडिटी की बात कर ली, वंशानुक्रम की बात कर ली, आनुवंशिकता की बात कर ली। अब हम बात करें कि एक बालक के डेवलपमेंट पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, एटमॉस्फेयर का क्या प्रभाव पड़ता है। आप लोग अपने दैनिक जीवन में भी ऐसे बच्चों को देखते होंगे जो बच्चे गांव से निकल करके जाते हैं और सेलिब्रिटी बन जाते हैं। क्यों? शायद कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर अच्छा मिल गया। तो अब इसको जानेंगे, पढ़ेंगे हम और अभी बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। शिशु के जन्म के उपरांत, जन्म के बाद उसे मिलने वाला वातावरण उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आदि विकास को प्रभावित करता है। बालक हष्ट-पुष्ट पैदा हुआ, जन्म के टाइम बालक बहुत अच्छा था, हष्ट-पुष्ट था, बाद में धीरे 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 बालक कमजोर हो गया, उसको एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाया, वो चीजें नहीं मिल पाई। मैं अगर बात करूं, एक मिनट, मैं उदाहरण देना चाहूंगा। मान लिया आपने देखा है कोई भी बीज होता है, कोई भी बीज होता है, उसमें उगने की क्षमता होती है, उस बीज को पौधा और पौधे से पेड़ बनने की क्षमता होती है। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर ना मिल पाए तो वही पौधा हो सकता है उग तो आए, पौधा तो बन जाए लेकिन पेड़ ना बन पाए एटमॉस्फेयर के कारण। आप जानते हैं कि गेहूं है, उसको अगर हम बीज दें तो उससे हमें अनाज मिलेगा। लेकिन क्या गेहूं सर्दियों में होता है? अगर उसे जून में बो दिया जाए, क्या गेहूं उत्पन्न हो जाएगा? नहीं। क्यों? उसको एटमॉस्फेयर भी तो चाहिए, बिना एटमॉस्फेयर के वो नहीं उग सकता। धान जो है बारिश में होता है, आप धान बो देंगे, उसमें उगने की क्षमता है, अनाज देने की क्षमता है, लेकिन बारिश में लगाया जाए तब। अगर हम उसको बारिश में नहीं लगाएंगे तो भले ही हम उसको भरे जून में लगा दें और बराबर पानी देते रहें, लेकिन वो हमको जो है बढ़िया अनाज नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसको एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाया। तो सबसे बड़ी चीज एटमॉस्फेयर की है। एटमॉस्फेयर बहुत अहम भूमिका निभाता है हमारे डेवलपमेंट में, बालक के डेवलपमेंट में। चलिए आगे बात करते हैं। शिशु के जन्म के उपरांत उसे मिलने वाला वातावरण उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आदि विकास को प्रभावित करता है। सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, भाई जैसा समाज होगा बालक ज्यादातर उसके जो बन सकता है वो अपने समाज के अकॉर्डिंग बन सकता है। एक बालक बहुत अच्छा पैदा हुआ था, कहते नहीं है कि मतलब जैसी संगत वैसा ही बालक बन जाता है। अगर बालक को हम किसी गलत व्यक्ति के साथ में देख लें तो उसको तुरंत डांटते हैं कि उसके साथ तुम नहीं खेलोगे, नहीं कूदोगे, नहीं जाओगे, क्योंकि वो नालायक है। क्योंकि समाज की बहुत अहम भूमिका होती है। तो अगर अच्छा समाज है, प्रेरणादायक समाज है, तो बालक अच्छा बन जाएगा। उचित वातावरण के अभाव में, अगर वातावरण उचित नहीं है, अनुकूल नहीं है, तो बालक का शारीरिक गठन यानी कि उसका शरीर भी हष्ट पुष्ट नहीं हो पाएगा, लंबाई चौड़ाई में फर्क पड़ जाएगा। अब देखिए यहां पे हम दोनों में अंतर बताएंगे। जैसे पिताजी हमारे बहुत हष्ट पुष्ट हैं, मान लिया बहुत हष्ट पुष्ट हैं, और जो बालक पैदा हुआ, यानी ठीक है बालक जो है उसके माता पिता बहुत हष्ट पुष्ट हैं, और जो बालक पैदा हुआ उसको वो वातावरण नहीं मिल पाया, वो पर्यावरण उस प्रकार का नहीं मिल पाया, तो बालक का शरीर उनके पिताजी की तरह नहीं हो सकता, उनकी लंबाई चौड़ाई उनके पिताजी की तरह नहीं हो सकती, क्योंकि उस तरह का उनको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा है, वातावरण नहीं मिल पा रहा है। उत्तम वातावरण में पलने वाले बालकों की सामाजिक अंतरक्रिया और बौद्धिक क्षमता अधिक होती है। जिनको अच्छा वातावरण मिल जाता है तो उनकी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ जाती है, सामाजिक इंटरैक्शन भी उनकी अधिक होती है। आशा करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। लेकिन अब देखिए व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वाटसन ने क्या कहा था, पता क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मुझे एक नवजात बालक दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर, जो चाहोगे मैं उसे बना करके दे दूंगा। एक नवजात, कहते नहीं है कि बालक क्या है, बालक एक कोरा कागज है, हम जो चाहें उस पर लिख सकते हैं, जो चाहें उस पर लिख सकते हैं, और वो जिंदगी भर के लिए उस पर लिख जाएगा। तो वाटसन ने कहा था, किसने कहा था? वाटसन ने यह बात कही थी कि मुझे एक नवजात बालक दे दो, आप जो बताओगे मैं उसे डॉक्टर, चोर, वकील, डकैत, पुलिस, जो चाहोगे वो मैं उसे बना दूंगा। क्यों? एक पर्यावरण की ही तो बात है।
एक वातावरण की ही तो बात है। वरना बालक भले ही जो है वकील के गुण लेकर के पैदा हुआ हो, लेकिन अगर वो चोरों के साथ में रह रहा है तो जरूर चोर बन जाएगा। व्यक्ति वंशानुक्रम के द्वारा गुण अवगुण प्राप्त करता है। वंशानुक्रम के द्वारा अगर जो है उसके जो है दादा दादी मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं, करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, तो बालक भी वो गुण उसके अंदर आ जाएंगे। लेकिन जो पर्यावरण, जो वातावरण है वो परिवर्तनशील होता है। वो वातावरण के प्रभाव से उसमें परिवर्तन क्रिया हो जाएगी, बालक चेंज हो जाएगा, पर्यावरण उसको चेंज कर देगा। वंशानुक्रम और वातावरण का परस्पर सहयोग होता है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक दूसरे के पूरक तथा घनिष्ठ सहयोगी हैं। बीज और भूमि दोनों में से कोई अकेला पौधे को जन्म नहीं दे सकता है। बीज में उगने की क्षमता है, वो अनाज दे देगा, लेकिन अगर जमीन में ना बोया जाए तो क्या वो अनाज दे देगा? क्या वो बीज पैदा होकर के पौधा, पौधे से पेड़ बन सकता है? नहीं। बीज को जब तक भूमि, जमीन नहीं मिलेगी तब तक कैसे उग सकता है? वही कारण है कि बालक को वंशानुक्रम मिल गया, वातावरण नहीं मिला तो बालक अच्छा नहीं कर पाएगा। बालक को वातावरण मिल गया, वंशानुक्रम नहीं मिला, वंशानुक्रम मतलब उसमें वंशानुक्रम से अगर उसे अच्छे गुण नहीं मिले तो बालक अच्छा नहीं कर पाएगा। दोनों का परस्पर सहयोग है। बीज और भूमि दोनों में से कोई अकेला पौधे को जन्म नहीं दे सकता है। बीज में उगने की शक्ति होती है और आगे जरूर एक विशेष किस्म का पौधा बन सकता है। जो बीज होता है उसमें उगने की क्षमता है, उस पे पौधा बनने की उसमें क्षमता है, लेकिन वह ऐसा कितनी अच्छी तरह कर पाएगा यह उस भूमि पर निर्भर करता है जिसमें उसे उगाया जा रहा है। आप एक पौधा लेकर के आए, वो पौधा आपको पता है कि ये उस नस्ल का पौधा है जो एक बड़ा होकर के बहुत अच्छा पेड़ बनता है, लेकिन ये भी तो जरूरी है, ये भी तो देखना है कि आप उस पौधे को कहाँ लगा रहे हो, वो जमीन कैसी है, क्या वो उसके अनुकूल है। नागपुर जो है संतरे के लिए फेमस है, हम यूपी में संतरा क्यों नहीं उगा पा रहे हैं? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा है। संतरा तो वही है ना, बीज तो वही है। आप वहां से नागपुर से लेकर के बीज और यहाँ अपने यूपी में, उत्तर प्रदेश में लगा दीजिए, नहीं होगा, क्योंकि उसको एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाएगा, है ना। ठीक है, तो एक पौधा है, आप उसे कैसी जगह पर लगा रहे हैं, किस भूमि में लगा रहे हैं, ये भी तो उस पर डिपेंड करता है। इसी प्रकार बालक के उत्तम विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण का उत्तम संयोग बहुत आवश्यक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बस इतनी थी आज की हमारी क्लास और मैंने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया है। और उसके बाद भी अगर कहीं ना कहीं कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये है हमारा ऑफिशियल जो है सिलेबस। आज हमने आनुवंशिकता और पर्यावरण पढ़ लिया, बालकों के विकास के सिद्धांत पढ़ लिए, भाषा और चिंतन पढ़ लिया। अब हम बहुत जल्दी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करके जाइएगा।